गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र स्थित अंसल कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया। खनन कारोबारी के घर के अंदर नौकर विक्की उर्फ राजीव का संदिग्ध हालत में गोली लगा शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से एक हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि कारोबारी जब अपने कार्यालय से घर पहुंचे तब उन्हें घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। गोंडा में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में जांच टीम ने एक युवक को दूसरे छात्र की जगह हिंदी का पेपर देते हुए पकड़ लिया। जांच में पता चला है कि हाई स्कूल के छात्र सुधीर कुमार की जगह मनीष कुमार 1500 रुपए लेकर परीक्षा दे रहा था। वहीं मनीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस मामले की रिपोर्ट यूपी बोर्ड को भेज दी है। मामला मनकापुर तहसील क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज का है। लेकिन 46,940 पन्ने प्रस्तुत हुए और 3186 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। क्या मैसेज देंगे नकल को लेकर? मैं अभी से ही कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि सभी केंद्र व्यवस्थापक, सभी जो हमारे अमला लगा हुआ है उस पर पैनी नजर रखें। किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति नकल न करते हुए पकड़ा जाए और न उसमें कोई सम्मिलित व्यक्ति पाया जाए। पाए जाने पर उसके खिलाफ भी नकल अध्यादेश 2024 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज के यमुनानगर जोन में 12 थाना प्रभारी 75,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन की टीम ने थाना प्रभारी विनोद कुमार सोनकर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनोद कुमार सोनकर ने फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए शिकायतकर्ता से 75,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। शिकायतकर्ता संतोष कुमार दुबे के खिलाफ 12 थाने में रेप का मुकदमा दर्ज है। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। ललितपुर में नगर पालिका की राजस्व निरीक्षक सीमा कुशवाहा ने अध्यक्ष सोनाली जैन के पति और ससुर पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। सीमा कुशवाहा ने कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष के पति और ससुर सरकारी काम में दखल देते हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने आरोपों को निराधार बताया है। नगर पालिका में तैनात राजस्व निरीक्षक सीमा कुशवाहा ने डीएम को एक शिकायती पत्र देकर नगर पालिका अध्यक्ष के पति और ससुर पर सरकारी काम में दखल देने और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन ने सीमा कुशवाहा के आरोपों को निराधार बताया। कहा है कि नगर पालिका के निरीक्षण के दौरान जब सीमा कुशवाहा गैर हाजिर थी तब उन्हें रजिस्टर में एब्सेंट लगा दिया गया था। ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल हम गए चेयरमैन मैडम से मिलने के लिए। उनके पति वहाँ बैठे हुए थे तो उनसे बातें हुई। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते हैं। उनके पति भी बोलते हैं, उनके जो ससुर हैं वो भी बोलते हैं कि मैडम कुछ काम नहीं करते, उनके साथ क्यों लगाया है लड़के को। तो मैंने बोला कि आपने क्यों बोला, तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं बोला है और ब्लेम हम पे मतलब बेजबरन लगा रही हो। और मुझसे कहते हैं कि आप चैम्बर से बाहर निकलो। फिर मैडम भी बोल रही हैं कि गेट आउट। तो मैंने बोला कि आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता है। तो फिर इसी बात पर बहस करने लगी। उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि सीमा कार्य नहीं करती है और सीमा ऑफिस नहीं आती है। मैंने कहा मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपकी जानकारी ले पाऊँ और ये मेरा फर्ज भी है कि नगर विकास में आप कितना सहयोग कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। आप 18 दिन से 16-17 दिन लगभग आप लगातार एब्सेंट हैं। आप नगर पालिका के कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रही, तो मेरा फर्ज है मैं आपसे पूछूं और आपको बताना पड़ेगा। और मैं बोलूँगी जब 18 दिन से आप नहीं तो आप क्या कार्य कर रही हो नगर विकास में? अगर जिस पटल पे आपको बैठाला गया तो आप क्या कार्य करोगी? तो उनका सीधा उत्तर था कि आप मैम आप यहाँ पे 3 महीने से हैं और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। कार्य कैसे किया था मैं बताऊँगी आपके परिवार वाले, आप हमसे नहीं। गाजियाबाद में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी ने पिछले 3 महीनों में गुम हुए 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जीआरपी की मेहनत रंग लाई है और बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। इन मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 12 से 13 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर यात्रियों के चेहरों पर खुशी साफ देखने को मिली है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। एक बार तो मुझे बिल्कुल उम्मीद
मतलब खो गई थी, छूट गई थी, फोन नहीं मिलेगा। मैं बहुत दुखी होकर यहाँ पे आई। मैंने अपनी सारी यहाँ पे अपनी जो है मेरे साथ घटना हुई वो मैंने बताई। फिर मुझे एप्लीकेशन लिखाई गई और फिर मुझे एक दिलासा दिया गया कि 90% आपका फोन सर्च करके हम देंगे, और वो आज मुझे मिल चुका है। हाथरस से खबर है। हाथरस में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। टिम्बर माफिया ने पुलिस कर्मियों को लाठी डंडों से पीटा है। टिम्बर माफिया के हमले से एक दरोगा और एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। पुलिस के साथ मारपीट कर टिम्बर माफिया गैंग मौके से फरार हुई है। पुलिस ने टिम्बर माफिया गैंग के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली सिकंदराव के गांव उदयपुर के पास का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अमेठी के सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस ने अभियान चलाकर 24 घंटे में 28 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सभी वारंटी जो अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे, अब इन सभी वारंटियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट कार्रवाई तय करेगी। दरअसल अमेठी पुलिस अधीक्षक सरवणन टी के निर्देश पर पूरे जिले में अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया। गाजियाबाद में डिलीवरी बॉय के साथ दबंगों ने मारपीट कर सामान लेकर ऑर्डर कैंसिल कर दिया। डिलीवरी बॉय ने सामान वापस मांगा तो पीटने लगा। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र का यह पूरा मामला है। वाराणसी के दाल मंडी के आज 3 नए मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने 3 मकानों को चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। अब तक 22 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और 13 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वहीं 40 से अधिक मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। दाल मंडी के चौड़ीकरण की कार्रवाई तेजी से जारी है। भवन स्वामियों के द्वारा उक्त भवनों की रजिस्ट्री कराए जाने पर सहमति जताई गई और उनकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया की जा रही है। और जो शेष भवन है उन पर भी रजिस्ट्री कराई जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग की गई है और ड्रोन से भी एरियल सर्वेलेंस चल रहा है। सर, मीडिया को लेकर भी एडवाइजरी पहले से ही जारी है, वो क्या है? वो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि कई सारे भवन जो है एक साथ ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है और ये सकरी गली है, डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई थी और ये अभी भी लागू है। हाँ, उनसे यही अनुरोध है कि उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वो अंदर ना जाए। सुल्तानपुर में प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में नाना और नाती की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही जान चली गई। यह हादसा इमाने बाजार के पास हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तो प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में नाना नाती की मौत हुई है। संभल में सरकारी टीचर की हैवानियत दिखी है। 3 साल की मासूम को थप्पड़ जड़ा। मासूम को बचा रही पत्नी पर भी हमला किया गया। पत्नी के सिर में कुकर का ढक्कन मारा। रमजान में संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला उठा है। मस्जिद के सदर ने एएसआई को पत्र लिखकर रमजान में रंगाई पुताई और सजावट की मांग की है और पिछले साल हुई पुताई को लेकर कहा है कि वो बरसात में नष्ट हो गई। हापुड़ से खबर, जख्मी हालत में घर में घुसा हिरण। घर में हिरण मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जंगली जानवर या शिकारियों के हमले की आशंका। ग्रामीणों ने जख्मी हिरण का करवाया इलाज। थाना सिंभावली के गांव भगवानपुर का मामला है।
फर्जी एफआईआर, झूठी गवाही और मनगढ़ंत सूचना देने वालों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश पुलिस कड़ी कार्रवाई की तैयारी करने जा रही है। एक मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी पुलिस एसओपी तैयार कर रही है। हाईकोर्ट ने 60 दिन के अंदर इस मामले की कार्ययोजना पूरी करने के निर्देश डीजीपी को दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर जांच में झूठी सूचना देने वालों पर अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले, झूठी गवाही देने वाले या पुलिस को गलत सूचना देने वाले आसानी से बच नहीं पाएंगे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, यदि किसी मामले की पुलिस जांच में आरोप झूठे पाए गए तो पुलिस केवल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके मुक्त नहीं हो सकती, बल्कि उसे झूठी, भ्रामक या मनगढ़ंत सूचना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी लिखित शिकायत दाखिल करनी होगी। यूपी में फर्जी एफआईआर दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं है। एक मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी समेत समस्त पुलिस अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई मामला फर्जी पाया जाता है और पुलिस उसमें फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करती है तो उसके साथ ही झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले के खिलाफ भी पुलिस को लिखित कंप्लेंट करनी पड़ेगी। यदि पुलिस अफसर ऐसा नहीं करता है, उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं करता है, तो इस मामले को कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इटावा में यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में एक युवक पकड़ा गया। बखेवर में छोटे भाई अमन की जगह बड़ा भाई अभिषेक परीक्षा देने गया था। जांच टीम ने पड़ताल के दौरान बड़े भाई अमन को पकड़ लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबको सुलभ होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत जरूरत है, ये व्यवसाय नहीं हो सकते। लखनऊ विश्वविद्यालय में शोधार्थी संवाद के दौरान भागवत ने कहा कि पश्चिम के लोगों ने शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था हटाकर अपनी थोपी संघ को समझना है तो संघ के अंदर आकर देखिए। संघ को पढ़कर नहीं समझा जा सकता। सृष्टि जिन नियमों से चलती है वो धर्म है। धूल का एक भी कण धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म सबको सुख पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बीच लखनऊ में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने मतदाता सूची से जुड़ी कार्रवाई और प्रगति का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ 4 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मैपिंग नहीं कराई थी, जबकि 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को विसंगतियों के आधार पर नोटिस भेजे गए हैं। कुल 3 करोड़ 26 लाख मामलों में 3 करोड़ 25 लाख मतदाताओं को नोटिस जनरेट कर भेजे जा चुके हैं। मैंने पहले बताया कि 1 करोड़ 4 लाख ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पिछले एसआईआर में वोटर लिस्ट से जो मिलान कराना था वो खाना बिल्कुल खाली छोड़ दिया था, तो मैपिंग नहीं कराई थी, मिलान नहीं कराया था। 1 करोड़ 4 लाख उनको नोटिस गया है। 2 करोड़ 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलान तो करवाया था बट उसमें कोई तार्किक विसंगति रही, कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से उनको भी नोटिस गया। तो 3 करोड़ 26 लाख ऐसे हमारे मतदाता हैं जो ड्राफ्ट में तो जिनका नाम था लेकिन उनको एक नोटिस जाके कुछ दस्तावेजी साक्ष्य देने की अपेक्षा की गई है। 3 करोड़ 26 लाख में से 3 करोड़ 25 लाख नोटिस हमारे सिस्टम से हमने जनरेट कर लिए, प्रिंट हो गए। 1 करोड़ 85 लाख नोटिसेस मतदाता को हमने दे दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं, और 1 करोड़ 15 लाख हमारी सुनवाइयां भी पूरी हो गई। तो ये कल हमने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। 1 करोड़ 15 लाख, और इसकी जो गति है जो सुनवाइयों की वो भी हमारी लगातार तेज हो रही है। मथुरा में राज्य कर विभाग और थाना जमुना पार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। फर्जी कागजात के आधार पर फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग पर शिकंजा कसा गया है। बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी पास करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। टीम ने संगठित आर्थिक अपराध में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में बैंकिंग और पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये लोग फर्जी फर्मों के नाम पर कागजी लेन देन दिखाकर बोगस आईटीसी का लाभ उठाते थे और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। गोरखपुर के पंजाब एंड सिंध बैंक में पैसों की गड़बड़ी करने के मामले में फरार चल रहा बैंक मैनेजर जयदीप मित्रा को ईओडब्ल्यू ने वाराणसी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब एंड सिंध बैंक की गोलघर गोरखपुर ब्रांच के मैनेजर रह चुके हैं। 1999 में गोलघर गोरखपुर ब्रांच में 34.78 लाख रुपए का गबन हुआ था। ब्रांच मैनेजर, कैशियर, क्लर्क और अन्य स्टाफ ने मिलकर पैसों की हेराफेरी की थी। अपने सगे संबंधियों के खाते बैंक में खोलकर लाखों के पैसे ट्रांसफर किए थे। मामले की 1999 में थाना कैंट गोरखपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने कहा कि बीएसपी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, ये फेक खबर है। बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी, सपा, कांग्रेस की सोच अम्बेडकर विरोधी है। इनसे गठबंधन होने से बीएसपी को सिर्फ नुकसान ही होता है। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष ने कहा है कि दिल्ली में केंद्र सरकार से मुझे टाइप 8 का बंगला अलॉट हुआ है, जो सुरक्षा के लिहाज से ठीक है और उसे अब मैंने ले लिया है। ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद विवाद पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि चोटी नहीं खींचना चाहिए था, यह महापाप है। जिन लोगों ने चोटी को छुआ है, पाप लगेगा। वहीं समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर पलटवार किया। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है। देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा। पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर खेली जाने वाली चिता भस्म से मसान की होली को लेकर आयोजक और काशी विद्वत परिषद आमने सामने है। काशी विद्वत परिषद ने मसान की होली पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने मसान की मर्यादा का ख्याल रखने को कहा। तो होली के आयोजक इस हजारों साल पुरानी परंपरा बता रहे हैं। बता दें कि वाराणसी के रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मसान की होली खेली जाती है, जिसमें भगवान शिव का रूप और उनके गढ़ों के रूप की खूबसूरत झांकियां भी शामिल होती हैं। जलती चिताओं की राख से होली खेली जाती है। इस आयोजन में हजारों लोग शामिल होते हैं। क्योंकि स्मशान की एक मर्यादा है। स्मशान उत्सव का स्थल नहीं है। स्मशान में हम किस पवित्र स्वरूप में जाते हैं, स्मशान में जाने की क्या मर्यादाएं हैं। आप जब मसाने की होली के नाम पर जाकर के वहाँ हुड़दंग देखेंगे कि स्त्री, पुरुष, युवक, युवतियाँ, सभी वर्ग के लोग, हर तरह के लोग, सभी अवस्थाओं के लोग जाकर के कैसा कैसा वहाँ पर नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं। सभी शिव नहीं हो गए ना। इस तरह का जो एक उपक्रम है वो बिल्कुल ही अशास्त्रीय है, और किसी भी इस तरह के अशास्त्रीय कृत्य का काशी विद्वत परिषद जो है हमारा बिल्कुल ही समर्थन नहीं करती।
देखिए, ये काशी की बड़ी प्राचीन परंपरा है। अब विद्वत परिषद में वो काशी के लोग नहीं रह गए। ये बाहर से आने वाले कर्मकांडी विद्वान हैं जो काशी में कर्मकांड की शिक्षा लेते हैं और यहाँ के विद्वता और काशी की प्राचीनता पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और रही बात कुंवरता की, ये अनादिकाल की परंपरा रही है जिसमें सभी पुराणों में इसका वर्णन है, श्लोकों में वर्णन है, दुर्गा सप्तशती में वर्णन है कि बाबा विश्वनाथ मसान की भस्म से होली खेलते हैं, भस्म पूरे अपने अंग में लगाते हैं, भस्म रमा के ही वो नृत्य करते हैं। प्रयागराज नगर निगम जोन 6 के राजस्व निरीक्षक अनूप चंद मिश्र घूस लेते गिरफ्तार हुए। विजिलेंस विभाग की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजस्व निरीक्षक नगर निगम में रजिस्ट्री ट्रांसफर करने के नाम पर घूस मांग रहे हैं। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को धूमनगंज थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुल्तानपुर के करमाजितपुर गांव में तिलकोत्सव समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी और इस घटना के आरोपी आबकारी सिपाही को पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल सहित गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। हर्ष फायरिंग में आरोपी सिपाही के साथ ही सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये थाना क्षेत्र के ग्राम करमाजीतपुर में एक हर्ष फायरिंग हुई। पुलिस ने जब पूरी जानकारी की तो यह बात पता चली कि अंकुर शुक्ला, जो कि आबकारी विभाग में सिपाही हैं, जिनकी पोस्टिंग रायबरेली में है, उनकी आज करमाजीतपुर में तिलक थी, जिनमें उनके दो साथी विनीत मिश्रा और सुरेंद्र यादव, जो कि आबकारी विभाग में रायबरेली में ही उनके साथ सिपाही पद पे पदस्थ हैं, वो भी आए हुए थे। सुरेंद्र यादव ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर किया, जिससे उनके साथी विनीत मिश्रा घायल हो गए। इटावा में वैलेंटाइन डे पर एक युवती लापता हो गई और उसका शव मिला है। जब युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो मेडिकल कर्मी की ओर से 50,000 रुपए मांगे गए थे, जिस पर हंगामा हो गया। पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला और गुस्साए लोगों को शांत किया। दरअसल असल में परिजनों ने युवती की हत्या की आशंका जताई है और एक संदिग्ध का नाम लेकर आरोप लगाए हैं। इधर आके यहाँ पोस्टमार्टम करवाने के लिए अंदर डॉक्टर नहीं थी, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। वो बोल रही हैं कि इसका उम्र कितना है। मैंने कहा 14 वर्ष है। तो किसका 14 वर्ष नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ज्यादा है। मैंने कहा आधार कार्ड देख लो। वो बोल रही है कि आधार कार्ड चेंज भी करवाया जा सकता है। तो मैंने कहा मैं जन्म पत्री निकलवा के ला के दूंगा। तो वो बोल रही है कि जन्म पत्री से क्या होगा, सब चीज चेंज हो सकती है। हमारी बात कोई नहीं मानी जाएगी, इनकी बात सब ठीक है। मेरे पापा को बुलाया, एकांतर मेरे छोटे भाई को बुलाया, उन्होंने ये कहा 50,000 रुपए दो मुझे। प्रयागराज बेकाबू ट्रक ने मंदिर को मारी है टक्कर। हादसे में मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त। मांडा इलाके में हादसा हुआ है। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।